हम लोग देखेंगे क्लास 11 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, आप सभी को पता है कि कल क्लास 11 के एग्ज़ाम यानी कक्षा 11 के एग्ज़ाम होने वाला है। तो आज की वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, इसको हम दो पार्ट में बनाएंगे, जैसे पार्ट 1 और पार्ट 2। जैसे आप लोग सभी जानते हैं कि आप लोगों का इकोनॉमिक्स दो है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो पार्ट 1 में हम लोग जो माइक्रो सांख्यिकी वाला पार्ट है उसको करेंगे। उसमें पूरा क्वेश्चन का निचोड़ है, इतना ही आएगा, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसी में से क्वेश्चन आएगा। तो पार्ट 1 में ये क्वेश्चन करेंगे और पार्ट 2 में हम लोग और एक वीडियो बनाएंगे, उसमें कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो ये दोनों वीडियो देख लीजिएगा, यही सब क्वेश्चन कीजिएगा, इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं आएगा, क्योंकि हम सभी प्रश्नों का निचोड़ ले लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। और कौन कौन चैप्टर्स आएगा वही चैप्टर लिए हैं, जैसे चैप्टर वाइज ही वीडियो है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को क्राफ्ट किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि पहला चैप्टर है परिचय, इसमें से आप लोग का क्वेश्चन है, प्रश्न है कि सांख्यिकी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो सांख्यिकी शब्द किसमें प्रयोग किया जाता है, एक वचन में या बहुवचन में। तो सांख्यिकी शब्दों का प्रयोग किया जाता है एक वचन में भी और बहुवचन में भी, यानी इसका आंसर हो जाएगा दोनों, एक और दो, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। उसके बाद है अगला प्रश्न कि सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। तो सांख्यिकी का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, व्यवसायों के द्वारा भी किया जाता है, क्योंकि व्यवसाय जो अपने हिसाब करते हैं, सांख्यिकी जो जोड़ घटा आता है, वैज्ञानिकों के द्वारा भी प्रयोग किया जाता है। और अर्थशास्त्र तो सांख्यिकी का प्रयोग करते ही है। तो सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है इनमें से सही, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जैसे है 3 नंबर की सांख्यिकी क्या है। ऑप्शन 1 है जटिल तथ्यों को जटिल करती है। ऑप्शन 2 है तथ्यों को परस्पर तुलनीय बनाता है। ऑप्शन 3 है जटिल तथ्यों को स्पष्ट बनाती है। ऑप्शन 4 है 2 और 3। तो देखिए, सांख्यिकी क्या है, सांख्यिकी है कि तथ्यों को परस्पर तुलनीय बनाता है और जटिल को आसान बनाती है, यानी जटिल तथ्यों को स्पष्ट करती है। तो यानी ऑप्शन 2 और 3 दोनों है, यानी दोनों 2 और 3, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न जैसे है 4 नंबर की सांख्यिकी का पिता किसे कहा जाता है। तो सांख्यिकी का पिता किसे कहा जाता है, गॉटफ्रेड ऑकनमल। गॉटफ्रेड ऑकनमल कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 5 नंबर है। 5 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता कौन थे। यह क्वेश्चन पूछ सकता है, या इस तरह से भी प्रश्नों को पूछ सकता है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, या सांख्यिकी का पिता किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है। तो आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक हो जाएगा एडम स्मिथ। लेकिन इसमें जो है सांख्यिकी का पिता, तो सांख्यिकी का पिता हो जाएगा गॉटफ्रेड ऑकनबल। तो इसमें जो आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ होंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। इसमें एक गलती है कि सांख्यिकी का पिता किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर होना चाहिए गॉटफ्रेड ऑकनबल, जो कि हम लोग पिछले क्वेश्चन में किए हैं। अगला देख लेते हैं। अगला है जैसे 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान है, ये किसका कथन है। तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया, पीगू के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न है जैसे कि अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा के प्रतिपादक कौन है। देखिए, अर्थशास्त्र को बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने परिभाषित किया, जैसे एडम स्मिथ में बताया धन संबंधित परिभाषाएं, और मार्शल ने बताया कल्याण संबंधित परिभाषाएं, सैमुअल्सन ने बताया विकास संबंधित परिभाषाएं, और दुर्लभता संबंधित परिभाषाएं किसने बताया, रॉबिन्स। अब प्रश्न वही है कि दुर्लभता संबंधित परिभाषाएं किसने दिया, तो रॉबिन्स ने, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न, जैसे 8 नंबर प्रश्न है यहाँ पर। अगला प्रश्न 8 नंबर है कि प्रोफेसर पीसी महालनोबिस कौन है। तो पीसी महालनोबिस कौन है, अर्थशास्त्र है, जो पंचवर्षीय योजना भी दिए है और बहुत सारी चीज़ों के बारे में खोज किए थे। पीसी महालनोबिस कौन है, अर्थशास्त्री, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जैसे 9 नंबर है। 9 नंबर प्रश्न कि किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। तो एडम स्मिथ का परिभाषा ही है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक 10 नंबर प्रश्न के अर्थशास्त्र के आधुनिक परिभाषा को किस नाम से पुकारा जाता है। तो आधुनिक परिभाषा को विकास केंद्रित अर्थशास्त्र कहा जाता है, जो कि किसने दिया, सैमुअल्सन ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न जैसे 11 नंबर है कि अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला है, ये कथन किसके द्वारा कहा गया। तो अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला है, ये कथन कहा गया मार्शल के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है, किसका अध्ययन करता है, आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न जैसे यहाँ पर 13 नंबर है
कि सांख्यिकी को अंग्रेजी में स्टेटिस्टिक्स कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति जर्मन भाषा की किस भाषा से ली गई? तो जर्मन भाषा से स्टिक, स्पेलिंग देखिएगा STATISTIK से लिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर के, निम्नों में आर्थिक क्रिया की शाखा कौन सी है? तो आर्थिक क्रिया की शाखा क्या है? आर्थिक क्रिया जिससे दो प्रकार, एक समष्टि अर्थशास्त्र, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र, यानी एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है, जैसे आप लोग जानते हैं। तो आर्थिक क्रिया क्या हो जाएगा? समष्टि अर्थशास्त्र या व्यष्टि अर्थशास्त्र, यानी ऑप्शन नंबर 3 1 और 2 दोनों इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जैसे 15 नंबर है, जैसे यहाँ पर है कि एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशन कब प्रकाशित हुई? तो वेल्थ ऑफ नेशन प्रकाशित किया गया था 1776 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। किसने किया था? एडम स्मिथ ने किया था वेल्थ ऑफ नेशन, यानी धन का सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 16 नंबर है कि सांख्यिकी माध्यों का विज्ञान है, ये परिभाषा किसने दी? या इस तरह का भी प्रश्न पूछ सकता है कि सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, ये किसका कथन है? तो ये कथन कहा गया A.L. बाओले के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि सांख्यिकी से आशय है या सांख्यिकी लागू हुआ? सांख्यिकी किसमें है? केवल समंक में, केवल सांख्यिकी विधिया में? तो दोनों में सांख्यिकी संबंध, समंक में भी और सांख्यिकी विधिया में भी, यानी ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 18 नंबर है कि अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच तटस्थ समान है, किसने कहा? ये बात कहा गया है मार्शल के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि अर्थशास्त्र सीमित साधनों का विज्ञान, ये किसका कथन है? तो ये कथन रॉबिन्स के द्वारा कहा गया। जैसे परिभाषा भी दिया गया, सैमुअलसन ने विकास संबंधित परिभाषा दी है, मार्शल ने क्या दिया? कल्याण संबंधित परिभाषा दिया, एडम स्मिथ ने धन संबंधित परिभाषाएं दी, और सीमित साधनों का विज्ञान है, ये कथन रॉबिन्स के द्वारा कहा गया, और रॉबिन्स ने दुर्लभता संबंधित परिभाषाएं दिया। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 20 नंबर है कि अर्थशास्त्र कल्याण संबंधित परिभाषा किस अर्थशास्त्री द्वारा दी गई? देखिए प्रश्न भी आ गया, कल्याण संबंधित परिभाषा किसने दिया? मार्शल। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगर विकास संबंधित बोलते तो सैमुअलसन हो जाता, अगर दुर्लभता संबंधित बोलते तो रॉबिन्स हो जाता, लेकिन इसमें पूछा है कल्याण संबंधित, तो कल्याण संबंधित मार्शल के द्वारा दिया गया, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है जैसे 21 नंबर की, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखे थे? एडम स्मिथ ने। कब लिखे थे? 1776 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 22 नंबर के, निम्नों में से कौन सा आर्थिक क्रिया है? 4 ऑप्शन में उपभोग, वितरण, उत्पादन, इनमें से सभी। तो आर्थिक क्रिया तो सभी कहते हैं, उपभोग को भी, वितरण को भी, उत्पादन को भी, यानी इसका आंसर जो इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है जैसे 23 नंबर की, सांख्यिकी का सामान्य महत्व है। तो सांख्यिकी का महत्व क्या? प्रशासन के लिए इसका महत्व है, व्यवसाय में इसका महत्व है, विज्ञान तथा अनुसंधान में है। जैसे आप लोग जानते हैं कि सांख्यिकी विज्ञान एवं कला दोनों है, यानी इसका आंसर है इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगला देखते हैं। अब देखिए, अब आगे आते हैं तो आगे दूसरा चैप्टर आ जाता है। क्या है कि आंकड़ों का संग्रह। जैसे प्रश्न क्या है कि प्राथमिक आंकड़े होते हैं, तो प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं? प्रकाशित आंकड़े भी होते हैं और अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित आंकड़े भी होते हैं, यानी 1 और 2 दोनों इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला आप देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर 2 नंबर है। प्रश्न है कि द्वितीय समंक होते हैं, तो द्वितीय समंक क्या होते हैं? अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित करना और प्रकाशित आंकड़े, यानी 1 और 2 दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है कि प्राथमिक समंक होते हैं या प्राथमिक आंकड़े होते हैं। जैसे देखिए, आंकड़े को ही समंक कहते हैं, तो प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं? मौलिक होते हैं, मूल, यानी मूल रूप से जो आंकड़ा लिया जाता है प्राथमिक अवस्था में, मतलब पहली अवस्था में, उसको कहते हैं प्राथमिक आंकड़ा, मौलिक होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 4 नंबर के, आंकड़े के स्रोत है। तो आंकड़े के स्रोत कहाँ से मिलते हैं? प्राथमिक भी और द्वितीय भी आंकड़े के, तो 1 और 2 दोनों इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला देख लेते हैं 5 नंबर। अगला प्रश्न जैसे 5 नंबर है, यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है कि वह व्यक्ति जो अनुसंधान की योजना बनाता है तथा सांख्यिकीय अनुसंधान करता है, कहते हैं क्या कहते हैं उसको? अनुसंधान करता है, यानी अनुसंधान की खोज करने वाला को। तो अनुसंधान की खोज करने वालों को क्या कहते हैं? अनुसंधान करता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रत्येक वर्ष में जनगणना की जाती है, तो कितने वर्ष बाद जनगणना की जाती है? 10 वर्ष बाद। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अभी लास्ट टाइम कितनी कब जनगणना की गई थी? 2011 में।
और जनगणना 10 वर्ष बाद किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला देखते प्रश्न। अगला प्रश्न है कि वह व्यक्ति जो आंकड़ा संग्रह करता है उसे क्या कहते हैं? तो जो आंकड़े का संग्रह करता है उसे क्या कहते हैं? गणनाकार, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि किसी अनुसंधान के लिए मूल रूप से संकलित समंकों को कहते हैं? तो जो मूल रूप से, अभी भी प्रश्न पहले भी आया था, जो मूल रूप से संकलित होते हैं उसको क्या कहते हैं? प्राथमिक आंकड़ा, यानी प्राथमिक समंक, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न है कि यदि समग्रों में से कुछ चुनी हुई इकाइयों का अध्ययन किया जाता तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? उसको प्रतिदर्श अनुसंधान, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न है कि समग्रों का सभी इकाइयों के प्रतिदर्श में चुने जाने वाले समान अवसर होते हैं। तो समान अवसर क्या होता है? देव निर्देशन, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि द्वितीय आंकड़े प्राप्त करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो द्वितीय आंकड़े प्राप्त करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? प्रकाशित स्रोत का। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम 12 नंबर प्रश्न। जैसे 12 नंबर प्रश्न है कि समग्रों की प्रत्येक इकाई को अध्ययन को क्या कहलाता है? तो अभी भी ये प्रश्न पहले आया था, संगणना प्रणाली। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए इस प्रश्न को इस तरह से भी पूछ सकता है कि किसी अनुसंधान से संबंधित समग्र या जनसंख्या की सभी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है तो उस विधि को क्या कहते हैं? संगणना प्रणाली। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जैसे 13 नंबर के निम्नलिखित में एक निर्देशन विधि के क्या लाभ है? तो निर्देशन विधि के क्या लाभ है? मितव्ययता है, वैज्ञानिक है, शीघ्र निष्कर्ष, यानी इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न 14 नंबर है यहाँ पर कि निम्नों में से एक प्रत्यक्ष व्यक्ति अनुसंधान के एक लाभ है। तो अनुसंधान के लाभ क्या होते हैं? प्रत्यक्ष रूप से शुद्धता इसमें पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है। तो प्रश्नावली किसके प्रयोग, मतलब कि चित्र बनाने में किया जाता है, लॉरेंज वक्र में बनाने में किया जाता है। तो 1 और 2 दोनों में, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 16 नंबर कि एक श्रेष्ठ प्रश्नावली के गुण है। तो श्रेष्ठ प्रश्नावली के गुण क्या होना चाहिए? सरलता होना चाहिए, प्रश्नों की संख्या सीमित होना चाहिए और प्रश्न का उचित क्रम, मतलब क्रम अनुसार सजावट हो। जैसे इस तरह का, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ तो इसी तरह इसका सजावट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्कूल जाता हूँ मैं, तो इसमें तो क्रम नहीं हो रहा है, तो क्रम अनुसार सजावट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इनमें से सब, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि 17 नंबर की डाक द्वारा प्रश्नावली भेजकर सूचनाएं संग्रहित करना उपयुक्त होता है वहाँ कहाँ होता है? जहाँ सूचक शिक्षित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर कि प्राथमिक समंक या प्राथमिक आंकड़ा अनुसंधानकर्ता प्राप्त करता है स्वयं। प्राथमिक आंकड़ा जो प्राप्त करता है स्वयं खुद करती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 19 नंबर कि समंक पत्र किस प्रकार के आंकड़े का स्रोत है? तो समंक पत्र आंकड़े है द्वितीय के। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर की प्रकाशित आंकड़े डैश आंकड़े होते हैं। तो प्रकाशित आंकड़े क्या होता है? जो प्रकाश किया जाता है, तो द्वितीय का आंकड़े। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि आंकड़े का सरकारी स्रोत है। तो आंकड़े का सरकारी स्रोत क्या क्या है? आर्थिक सर्वेक्षण, जनगणना रिपोर्ट। तो एक ऑप्शन नंबर आर्थिक सर्वेक्षण ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 जनगणना रिपोर्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला है जो समंक अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं एकत्रित किया जाता है कहलाता है क्या? उसको स्वयं एकत्रित किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? प्राथमिक आंकड़ा, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगला प्रश्न है अच्छा न्यायादर्श आधारित होता है। तो अच्छा न्यायादर्शन आधारित किसमें होता है? देव निर्देशन, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर के निम्नों में से निर्देशन के एक प्रकार कौन नहीं है? तो 4 ऑप्शन में इसमें ऑप्शन 1 है देव प्रतिचयन, ऑप्शन 2 है स्वविचार प्रतिचयन, ऑप्शन 3 है मिश्रित प्रतिचयन, ऑप्शन 4 है दोगुना प्रतिचयन। तो निर्देशन का प्रकार कौन वाला नहीं है? दोगुना प्रतिचयन। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर की जनगणना अनुसंधान है। तो जनगणना क्या है? समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन, मतलब एक एक व्यक्ति का जनगणना करता है। तो यानी एक ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि अनुसंधान की विधियाँ। तो अनुसंधान की कितनी विधियाँ? 2। तो ऑप्शन नंबर
दो इसका सही, एक ऑप्शन नंबर एक सही होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अगला प्रश्न जैसे है 27 नंबर की संगणना विधि है। तो संगणना विधि क्या है, जहाँ समग्र के सभी इकाई एक रूप ना हो, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, अगला प्रश्न है जैसे कि संगणना विधि सर्वाधिक उपयोग किसके लिए होता है, बीजातीय आंकड़े के लिए। तो बीजातीय समंक किसमें, ऑप्शन नंबर 2, समंक को ही आंकड़ा बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 29 नंबर है कि लॉटरी विधि से इकाई का चयन किया जाता है तो देव निर्देशन प्रणाली में, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें है जैसे कि एनएसएस की स्थापना कब हुई थी, तो एनएसएस की स्थापना कब हुई थी, 1960 ईस्वी में। तो 1960 में कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें है, अगला प्रश्न जैसे जनसंख्या की विशेषता क्या है, तो जनसंख्या की विशेषता है व्यापकता होना चाहिए, नियमितता होना चाहिए, निश्चित क्षेत्र होना चाहिए, यानी इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 32 नंबर है कि सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का आयोजन करता है। तो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का आयोजन कौन करता है, एनएसएसओ करता है। तो एनएसएसओ कौन में है, ऑप्शन नंबर 1 में इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम, अगला प्रश्न जैसे है इसमें कि औद्योगिक समंकों का संग्रह करता है। तो औद्योगिक समंकों का संग्रह भी कौन करता है, एनएसएसओ ही करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला देख लेते हैं, अगला देखते हैं कि अगला चैप्टर आ रहा है। अगला चैप्टर क्या है, आंकड़ों का संगठन। तो इसमें जैसे पहला प्रश्न क्या है कि समग्र के छोटे से भाग को क्या कहते हैं। तो समग्र के छोटे से भाग को क्या करते हैं, प्रतिदर्श या निर्दर्श, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा चर खंडित है। तो 4 ऑप्शन है, वजन, ऊंचाई, छात्रों की संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो छात्रों की संख्या खंडित है, अलग अलग है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला देखते हैं, अगला 3 नंबर है कि तथ्यों को उनकी समानता एवं विशेषताओं के आधार पर क्रमबद्ध करने की क्रिया है। तो तथ्यों को समानता एवं विशेषताओं के आधार पर क्रमबद्ध करने की प्रक्रिया को कहते हैं वर्गीकरण, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, अगला प्रश्न है जब निचली और ऊपरी दोनों सीमाओं पर विचार करते हैं तो ऐसी वर्ग कहलाती है। तो जब निचली वर्ग एवं ऊपरी वर्ग दोनों सीमा पर हम विचार करते हैं तो उसके कहते हैं समावेशी, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 5 नंबर प्रश्न है कि कॉलमों और पंक्तियों के रूप में आंकड़ों की क्रमबद्ध व्यवस्था को क्या कहते हैं। तो कलम और पंक्तियों के द्वारा जो आंकड़े एकत्रित किया जाता है उसको क्या कहते हैं, सारणियन, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सारणी बनावट के आधार पर है। तो 4 ऑप्शन है, ऑप्शन 1 है जटिल सारणी, ऑप्शन 2 है विशिष्ट उद्देश्य सारणी, ऑप्शन 3 है व्युत्पन्न सारणी, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो सारणी बनावट के आधार पर कौन है, जटिल सारणी, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि न्यायाधर्ष के आकार के बढ़ने पर त्रुटि क्या है, घटती है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न है कि सारणी के प्रारूप है। तो सारणी के प्रारूप क्या है, सारणी संख्या होना चाहिए, सारणी में शीर्षक एक टाइटल तो देना चाहिए, मुख्य टिप्पणी भी देना चाहिए, तो यानी अब इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं अब, अगला प्रश्न 9 नंबर कि संरचना के आधार पर श्रेणी का नाम बताइए। तो संरचना के आधार पर श्रेणी को क्या कहते हैं, सतत श्रेणी, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 10 नंबर देखते हैं कि कृत्रिम आधार रेखा। तो कृत्रिम आधार रेखा क्या होता है, बिंदु रेखीय चित्रण को स्पष्ट करती है तथा आकर्षक बनाती है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। अगला हम देख लेते हैं, अगला 11 नंबर है कि बहुगण सारणी में होती है। तो बहुगण सारणी में क्या होती है, बहुत विशेषताएं होती है, प्रश्नों से ही स्पष्ट हो रहा है बहुगुण, तो बहुत विशेषताएं होती है इसमें, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला हम देख लेते हैं कि अगला है कि दो चर की बारंबारता वितरण को किस नाम से जाने जाते हैं। तो दो चर की बारंबारता नियम को क्या कहते हैं, द्विचर वितरण, दो चर है इसमें, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 13 नंबर की सारणियन का आधार क्या है। तो सारणियन का आधार क्या है, वर्गीकरण, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं अब, अगला प्रश्न 14 नंबर की किसी समग्र में एक मद जितनी बार आती है उस मद को क्या कहते हैं, उस मद को क्या कहते हैं, आवृत्ति या बहुलक, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। बहुलक, आवृत्ति या बारंबारता बोलते हैं इसको, अगर बारंबारता रहता तो पर भी वही आंसर है, बारंबारता और आवृत्ति दोनों सेम है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3। अगला हम देख लेते हैं, अगला है कि सारणी परिमाण होते हैं। तो सारणी किसमें परिमाण होता है, सारणियान में, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित श्रृंखला 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24, 25 से 29 है, क्या है ये, समावेशी श्रृंखला है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। ये सब तो आप लोग मैथ में पढ़े होंगे। तो उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर,
वह सांख्यिकीय श्रेणी जिसमें एक वर्ग की उच्च सीमा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा होती है कहा जाता है क्या? तो किसको क्या कहते हैं? अपवर्ज्य श्रेणी। देखिए, एक हम देखे थे समावेशी श्रेणी जो पिछले क्वेश्चन में देखिए, उसमें क्या था कि उसमें ऊपरी सीमा और निचली सीमा को दोनों को लिया जाता है, लेकिन इसमें है कि जिसमें एक वर्ग की उच्च सीमा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा होती है, तो इसको बोलते हैं अपवर्ज्य श्रेणी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर कि एक दिए गए विस्तार विशेष के अंतर्गत सभी संभव मूल्यों को लेने वाला सांख्यिकीय श्रेणी को कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? सतत श्रेणी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 19 नंबर है। प्रश्न है कि समय अनुसार वर्गीकरण में आंकड़ों के वर्गीकरण का आधार होता है, तो क्या समय अनुसार? प्रश्न ही है समय अनुसार, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 समय होगा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं अब। अगला प्रश्न 20 नंबर है कि वर्गीकरण आंकड़ों को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। प्रक्रिया क्या है? विभिन्न वर्गों से संबंध तथा समूहन की। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगला देख लेते हैं। अगला है कि भौगोलिक वर्गीकरण का आशय आंकड़ों के वर्गीकरण से है। कौन से भौगोलिक वर्गीकरण का आंकड़े से वर्गीकरण है? तो स्थान के अनुसार। भौगोलिक यानी स्थान के अनुसार, किस स्थान तक मेरा जगह जा रहा है, तो स्थान के अनुसार, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं अब। अगला प्रश्न है कि एक वर्ग की निचली और ऊपरी सीमा के अंतर को क्या कहते हैं? तो इसका अंतर को क्या कहते हैं? वर्ग अंतर। जैसे दिया तो 2 से 4, फिर 4 से 6, 6 से 8, तो निचली सीमा हो गया 2 और ऊपरी सीमा हो गया 4। तो निचली सीमा और ऊपरी सीमा के अंतर को क्या कहते हैं? जैसे 2 2 यहाँ पर अंतर है, तो इसको क्या कहते हैं? वर्ग अंतराल। तो जैसे 2 2 का अंतराल है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम देख लेते हैं 23 नंबर। 23 नंबर की शीर्षक के ठीक नीचे क्या लिखा जाता है? तो शीर्षक सबसे पहले हम लोग शीर्षक लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग? मुख्य नोट लिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम देखते हैं 24 नंबर कि 24 नंबर प्रश्न है कि एक सारणी के स्तंभ को दिए जाने वाले शीर्षक को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? स्तंभ शीर्षक, मतलब स्तंभ में कोई शीर्षक दे रहे हैं तो इसको क्या कहते हैं? स्तंभ शीर्षक बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम देख लेते हैं। अगला है कि एक वर्ग मध्य बिंदु बराबर है, किसके बराबर है? तो मध्य बिंदु हम लोग जानते हैं क्या कि उच्च वर्ग सीमा और निम्न सीमा का औसत, तो यानी उच्च वर्ग सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2, औसत यानी सब बाई 2 होगा। तो क्या होगा इसका आंसर? उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा के औसत के, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। अगला हम देख लेते हैं। अगला है 26 नंबर कि वर्गीकरण सूचित करता है। तो वर्गीकरण क्या सूचित करता है? समांकों की असमानता या समांकों की समानता। तो वर्गीकरण सूचित करता है समांकों की समानता, यानी आंकड़ों की समानता और आंकड़ों की असमानता भी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, दोनों। अगला हम देखते हैं। अगला है कि से कम संचय आवृत्ति वितरण से छोड़े जाने वाली सीमा क्या है? तो से कम से बोलते हैं इसको निचली, और से अधिक उसको बोलते हैं ऊपरी। तो इसका हमेशा क्या हो जाएगा? निचली। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 28 नंबर है कि किसी सारणी के मुख्य अंक क्या है? कि ये प्रश्न तो आगे भी हम लोग किए हैं। किसी सारणी के हम लोग को सबसे पहले शीर्षक देना पड़ता है, फिर शीर्षक टिप्पणी, सारणी संख्या, और तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा चिन्ह आवृत्ति 5 को दर्शाता है? 5 आवृत्ति, जिससे किसी भी संख्या का हम लोग बारंबारता या आवृत्ति लिखते कैसे? जैसे 5 है तो 1 2 3 4 और इस तरह 5, तो इस तरह का ऑप्शन कौन किस में है? ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। अगला हम देख लेते हैं 30 नंबर। 30 नंबर है कि वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वर्गीकरण उद्देश्य है कि आंकड़ों का क्रमबद्ध व्यवस्थीकरण। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। आगे हम देख लेते हैं। अब देखिए वो चैप्टर भी खत्म होंगे, अब आगे नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, और ये लास्ट चैप्टर है। ये 4 चैप्टर पढ़िएगा क्योंकि सिलेबस में यही है आप लोगों के। तो अगला चैप्टर है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। तो चलिए प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? वे चित्र जिसमें आंकड़े को दंड या आयतों के रूप में प्रकट किया जाता है उसको क्या कहते हैं? उसके कहते हैं दंड चित्र। तो यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक अजायब वक्र की सहायता से हम क्या ज्ञात करते हैं? तो अजायब वक्र से हम की सहायता से माध्यिका ज्ञात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है जैसे 3 नंबर के काल माला के ग्राफ को कहते हैं, या काल श्रेणी को प्रदर्शित करने वाला ग्राफ कहलाता है, या काल श्रेणी बिंदु रेखा को क्या कहते हैं? तो कालिक श्रेणी कहेंगे या कालिक चित्र कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अब अगला प्रश्न 4 नंबर है यहाँ पर
कि आंकड़ों के चित्रमय प्रदर्शन का उद्देश्य है, या आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन कहलाता है। तो क्या कहलाता है इसको? प्रस्तुतिकरण। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि दो चरों के बीच पारस्परिक संबंध को प्रकट करने वाले चित्रों को क्या कहते हैं? तो दो चरों के बीच पारस्परिक संबंध जो प्रकट करते हैं उसको क्या कहते हैं? विक्षेप चित्र। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर 6 नंबर है। प्रश्न है कि किसी ग्राफ पेपर में कितने चतुर्थांश होते हैं? जैसे कोई भी ग्राफ पेपर हम लेते हैं, मान लेते हैं इस तरह के ग्राफ पेपर है, तो इसमें कितना चतुर्थांश होगा? 4। पहला चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। तो कितना चतुर्थांश होता है? 4। तो 4 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न 7 नंबर है कि किसी वृत्त चार्ट या पाई चार्ट के केंद्र पर कुल कोण होता है? जैसे कोई भी वृत्त चार्ट बनाते हो, उसके केंद्र में कितना डिग्री का कोण बनाता है? तो उसके केंद्र में 360 डिग्री के कोण बनाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अब अगला प्रश्न है 8 नंबर। 8 नंबर है कि आयत चित्र है। तो आयत चित्र क्या है? द्विविमीय आरेख। जैसे एक आयत है इस तरह का, तो आयत में एक तो लंबाई रहेगा और एक चौड़ाई रहेगा। तो दो को बीमा है ना, लंबाई और चौड़ाई, तो क्या बोलेंगे इसको? द्विविमीय आरेख। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न है कि आयत चित्र के माध्यम से प्रस्तुत किए गए आंकड़े से आलेखी रूप से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या इसकी जानकारी प्राप्त सकते हैं? बहुलक। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न 10 नंबर की वृत्तीय चित्रों में सभी मंदों को बदल देता है। जैसे कोई भी वृत्त चित्र आते हैं तो उसमें सभी मंदों को कौन बदलता है? कौन। तो कौन यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 11 नंबर कि चित्रमय प्रदर्शन का सबसे सरल रूप है। तो चित्रमय जैसे कौन सा चित्र हम लोग आसानी से बना सकते हैं? कोई भी सरल दंड चित्र, मतलब आसान सरल दंड चित्र वाला हम लोग आसानी से बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 12 नंबर है कि एक परिवार की कुल मासिक व्यय को प्रस्तुत करने के संबंध में सबसे सटीक चित्र है। तो सबसे सटीक चित्र क्या है? वृत्त चित्र। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि वृत्त चित्र का अन्य नाम क्या है? तो वृत्त चित्र को परिपत्र आरेख के नाम से भी जाना जाता है। तो परिपत्र आरेख कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, जिसे है कि डैश में सभी दंडों की बराबर ऊंचाई तथा चौड़ाई होती है। तो सरल दंड चित्र में, जैसे सरल दंड चित्र इस तरह का बना, जैसे कोई भी ग्राफ होता है और इसमें सरल दंड चित्र होता है इस तरह का, तो इसमें लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई क्या होते हैं? बराबर होती है। तो सरल दंड चित्रों में बराबर ऊंचाई तथा चौड़ाई होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर है कि संचयी आवृत्ति वितरण वक्र को क्या कहते हैं? या वह ग्राफ जो संचयी आवृत्ति वितरण को दर्शाता है। तो कौन सा ग्राफ? अजाइब ग्राफ, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न 16 नंबर है कि दंड चित्र है। तो दंड चित्र क्या है? सरल तो है नहीं, बहुगुना भी नहीं है, तो एक दोनों तो होगा ही नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाए? इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। 17 नंबर है कि 1% मूल्य वृत्त पर कितना होता है? तो 1%। जैसे 360 का 1% निकालते 1/100, तो 0 काट जाएगा, निकलेगा 36/10। तो 36/10 तो 3.6 डिग्री। तो 3.6 डिग्री कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं 18 नंबर। अगला प्रश्न है कि जब 2 या 2 से अधिक तथ्यों में तुलनात्मक अध्ययन करना हो तब किस चित्र का प्रयोग किया जाता है? तो तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए हम लोग सरल दंड चित्रों का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है 19 नंबर कि ग्राफ द्वारा किसकी गणना नहीं हो सकती है? तो जैसे यहाँ पर ऑप्शन है कि माध्यम, माध्यिका, बहुलक या इनमें सभी। तो हम लोग ग्राफ द्वारा तो माध्यिका की गणना कर सकते हैं, बहुलक की भी गणना कर सकते हैं, लेकिन माध्यम की गणना नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें है कि वाई अक्ष का दूसरा नाम है। जैसे ग्राफ में होता है क्या, इसको जैसे इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस को भुजांश के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ पर बोल रहा है कि वाई अक्ष का दूसरा नाम क्या है? तो वाई अक्ष का दूसरा नाम क्या कहते हैं? भुजांश। और एक्स अक्ष का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? कोटि। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं 21 नंबर कि माध्यिका का गणना का आधार क्या है? तो माध्यिका का गणना किसके आधार पर किया जाता है? अजाइब वक्र के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं
अगला प्रश्न है कि बहुलक की गणना का आधार है, तो बहुलक की गणना का आधार क्या है? आवृत्ति आयतचित्र। बहुलक निकालने के लिए तो आवृत्ति हमें तो चाहिए ही, तो आवृत्ति आयतचित्र इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है 23 नंबर, जब हम कालिक श्रेणी ग्राफ की रचना करते हैं तो एक्स अक्ष पर लेते हैं। जैसे हम लोग कोई भी कालिक चित्र बनाएंगे तो एक्स एक्सिस पर हम लोग क्या लेते हैं? एक्स एक्सिस में हम लोग समय लेते हैं, कालिक यानी काल। काल किसी बोलते? समय को। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 24 नंबर है कि सामान्यतः ग्राफ की लंबाई होती है, तो ग्राफ की लंबाई कैसी होती है? चौड़ाई की 1.5 गुनी होती है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें है 25 नंबर के निम्नलिखित चित्रों को क्या कहते हैं? तो इस तरह का चित्र जो हम लोग बनाते हैं इस चित्र को क्या कहते हैं? पाई चित्र। तो पाई चित्र यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न अब हम लोग का ये टॉपिक ख़त्म हो गया। अब पार्ट 2 वीडियो हम लोग बनाएंगे जिसमें भी हम कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आने ही वाला है। तो जो हम पार्ट 1 क्वेश्चन अभी बनाए पार्ट 1 का, तो इतना ही क्वेश्चन पढ़िएगा, इतना ही चैप्टर से क्वेश्चन आने वाला है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन से आने वाला नहीं है, क्योंकि पहले ही शॉर्ट चैप्टर मतलब बनाया गया है, वो कोरोना के चलते कुछ चैप्टर को घटाया गया है, तो इतना ही आएगा, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और हम एक वीडियो बनाएंगे पार्ट 2, और उस वीडियो को देख लीजिएगा, तो आप लोगों का बस इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा से एग्ज़ाम चले जाइएगा। तो चलिए सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।